10th ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट का ये इकाई क है। इकाई क का हम लोग क्या है फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। सेकेंड वीडियो हम लोग का स्टार्ट करना है यहाँ से। मृदा के प्रकार एवं वितरण, थोड़ा सा गला खराब है एक आध मिनट में ठीक हो जाएगा। मृदा के प्रकार एवं वितरण, तो एक शब्द आपने सुना होगा भूमि और मृदा। तो पूरे पृथ्वी पर 71% पर क्या है जल है और 29% क्या है भूमि। क्या है भूमि, ठीक। तो यही भूमि का एक प्रकार क्या है मृदा। तो भूमि पर क्या हो सकता है, झील हो सकता है, नदी हो सकता है, पर्वत हो सकता है, पठार हो सकता है, मैदान हो सकता है, वो सब क्या हो गया भूमि शामिल हो गया। वही कह रहा है। और इस भूमि का सबसे ऊपरी भाग जिसका हम लोग वनस्पति के लिए, जीव जंतु के लिए, पौधे के लिए, कृषि के लिए करते हैं, वही क्या कहलाता है मृदा कहलाता है। तो इसका एक और मतलब कि आप उसका ठोस परिभाषा मृदा का लिख सकते हैं इस प्रकार से, कई ठोस तरल और गैसीय पदार्थ का मिश्रण जो भूपरपट्टी यानी पृथ्वी के सबसे ऊपरी स्तर पर पाई जाती है, क्या कहलाती है मृदा कहलाती है। तो मृदा का परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। तो ये हम लोग को पढ़ना है मृदा का प्रकार और वितरण। तो हम लोग देखेंगे आगे कि मृदा कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है। और यह मृदा पूरे भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में कौन सी मृदा, किस क्षेत्र में कौन सी मृदा, इस सब का वितरण जो है मृदा का वितरण, ये हम लोग एटलस के सहारे भी देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे। और इसमें बीच बीच में हम लोग एटलस इंक्लूड करते जाएंगे। तो मृदा का वितरण है ना, वो समझने में क्या होगी और आसानी होगी, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं तो भारत के उच्चावच, एक और यहाँ पे नया शब्द आया है उच्चावच। वही कह रहा है उच्चावच कहते किसको है। तो ऊंचावच कहने का अर्थ है भारत को। जब तो भारत में जितने भी आकार की आकृति पाई जाती है उन सब आकृति को एक साथ मिला, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरना, तालाब, सभी को एक साथ मिला दे तो उसी के लिए एक शब्द हो जाता है क्या ऊंचावच। तो भारत में पाए जाने वाले विभिन्न आकृतियों को ही कहते हैं भारत के ऊंचावच, ठीक। तो भारत के ऊंचावच भू आकृति यानी पृथ्वी की आकृति, यानी भारत की भूमि की आकृति, जलवायु एवं वनस्पति में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। तो क्या कहीं मैदान मैदान है, कहीं पठार है, कहीं झील है, कहीं झरना है, कहीं तालाब है, कहीं मरुस्थल है। और कहीं की जलवायु क्या है बहुत गर्म है, कहीं की जलवायु शीत है। दक्षिण भारत की जलवायु गर्म है, उत्तर भारत की जलवायु क्या है शीत है। अब देखिए, अब वनस्पति, तो जैसी वनस्पति और जिस प्रकार से वनस्पति का वितरण पूर्वी हिमालय में है वैसे पश्चिमी हिमालय में नहीं है, जैसे पश्चिमी घाट में है वैसे पूर्वी घाट में नहीं है, जैसे दक्षिण भारत में वैसे उत्तर भारत में नहीं। तो इस समय क्या करें पर्याप्त विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब क्या होता है अंतर। तो भारत के उच्चावच, भारत की भूमि की आकृति, जलवायु एवं वनस्पति में बहुत ज़्यादा अंतर पाई जाती है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। जिसकी वजह से यहाँ कितने प्रकार की 6 प्रकार की प्रमुख मृदाएं विकसित हुई है। तो इन सभी विविधताओं के कारण भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है 6 प्रकार की। ये भूमि समानता, ये भूमि संसाधन की गुणवत्ता के आधार इसका वर्णन इस प्रकार से, यानी जो 6 मृदा का प्रकार है उस सबको बारी बारी से आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग को देखना है जलौढ़ मृदा, ठीक। यह मृदा भारत में विस्तृत रूप में फैली हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा। तो कहने का इस सेंटेंस का अर्थ है जो भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, तो मृदा है कौन सी जलौढ़ मृदा, ठीक। और सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये सबसे क्या है उर्वर मृदा है, यानी यहाँ पे सघन कृषि की जाती है। आगे देखेंगे सघन कृषि किसे कहते हैं। उत्तर भारत का मैदान पूर्णतः जलौढ़ निर्मित मैदान है। अब देखिए आगे देखेंगे जलौढ़ निर्मित मैदान किसको कहते हैं, किसके हैं, जो हिमालय की तीन महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों यानी नदियों द्वारा, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलौढ़ के निक्षेपण से हुआ। देखिए तो क्या होता है, मान लीजिए एक पर्वत है और इस पर्वत से नदी निकल रही है। तो ये जो नदी निकलेगी तो ये अपने साथ जहाँ से निकलेगी वहाँ से कटाव करते 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 उसमें क्या हो जाएगा गाद बन जाएगा नदी के जल में। तो नदी के जल में गाद बनेगा और यहाँ यहाँ ऐसे आते तो क्या हो जाएगा नदी का धारा क्या हो गया कम हो गई, उसकी धारा क्या हो कम हो गई। तो इस धारा के कम हो जाने की वजह से इसमें जो गाद है वो क्या होगा ज़्यादा आगे तेज नहीं जा पाएगा, तो अपने आसपास क्या करेगा निक्षेप करेगा। तो वही कह रहा है इसी निक्षेप के कारण से उत्तर भारत की मृदा का निर्माण हुआ है। और इस मृदा के निर्माण में 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यानी उत्तर भारत के पश्चिम में क्या हो गया आपका सिंधु नदी, और मध्य भारत में क्या हो गया आपका गंगा नदी, और पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी। तो यही तीनों नदी के लाए
गए अवसाद के जमाव से ही आपका क्या हुआ है, उत्तर भारत के जलोढ़ मैदान का निर्माण हुआ। ठीक, अब देखिए राजस्थान एवं गुजरात में भी इसकी सकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का प्रसार हुआ। तो अब एक बार हम लोग एटलस देखते हैं और उसमें पता चलेगा उत्तर भारत की महत्वपूर्ण, उत्तर भारत में कौन सी नदी है, मुख्यतः जलोढ़ निर्मित है। अब एटलस यहाँ से देखते हैं और उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा पढ़ा जो उत्तर भारत में अधिकांश कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी। देखिए एटलस, देखिए एटलस में क्या है, ये जो आपका एटलस है किसका, सॉइल का, मिट्टी का। आप देखिए इसमें देखिए यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है एलुवियल सॉइल, यानी इसका अर्थ क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी क्या है, येलो। अब देखिए पूर्ण रूप से क्या है, उत्तर भारत में कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। और पूर्वी तटीय भाग में इसका थोड़ा सा क्षेत्र पाया जाता है यहाँ पे। अब वही कह रहा है राजस्थान क्षेत्र में और गुजरात में भी जलोढ़ मिट्टी सकरी पट्टी के रूप में क्या होती है, पाई जाती है। तो साफ साफ पता लगा ये एटलस से उत्तर भारत में कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। ठीक, क्लियर है। अब कह रहा है यहाँ पे ये 3 प्रमुख नदी, सिंधु इधर से बहता है, गंगा इस तरह से और ब्रह्मपुत्र इस तरह से। तो यही सिंधु द्वारा लाए गए अवसाद के जमा होने से पश्चिमी मैदान, गंगा और यमुना द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से मध्यवर्ती मैदान, और ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव से क्या हो गया, पूर्वी भारत का मैदान। तो यही उत्तर भारत का जो मैदान है तीनों नदी के लाए गए अवसाद के जमाव के निक्षेपण से क्या हुआ, बना है। ठीक, एटलस और ज़्यादा क्लियर हो गया। तो इन सभी मिट्टी के बारे में आगे हम लोग देखेंगे एटलस के सहारे। ठीक, क्लियर है। पूर्वी तटीय मैदान स्थित महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा का भी निर्माण जलोढ़ से ही हुआ है। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली चीज़ है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, तो कह रहा है नदी जब समुद्र में मिलती है उस समय क्या करता है, उस समय नदी का ढाल बिल्कुल मंद हो जाता है। तो नदी के जल में पाए जाने वाले जो भी अवसाद होता है, जो भी गाद होता है, वहाँ पे जाके क्या होता है, जमा हो जाता है। और जमा होते 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 इस प्रकार की संरचना क्या होता है, बनने लगता है। इसी गोल जो संरचना बन गया इसको क्या कहते हैं, डेल्टा। यानी नदी जब समुद्र के मुहाने पर और मिलती है और वहाँ अपना जो भी गाद है पूर्ण रूप से जमा कर देती है, और उसी गाद के जमा होने से जो आकृति बनती है उसे क्या करते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये समझ में आया डेल्टा। अब पीछे चले, कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो हम लोग को पता ही है जो ये सब जितनी भी नदी है पश्चिम से कहाँ बहती है, पूर्व की तरफ बहती है, और पूर्वी तटीय मैदान में जाके समुद्र से मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी में क्या होती, मिल जाती है। तो जहाँ नदी ये समुद्र में मिलेगी तो उस नदी से, यानी उस नदी में जो भी अवसाद होगा क्या बनेगा, नदी जहाँ अपने समुद्र में मिलेगा वहाँ पे अवसाद को जमा कर देगा। तो अवसाद को जमा कर देगा तो डेल्टा का निर्माण होगा। तो ये डेल्टा नदी द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के निक्षेपण से बना है। तो ये डेल्टा भी नदी द्वारा लाए गए अवसाद के जमाव के निक्षेपण से बना कि नहीं बना। तो ये सभी क्या हो गया, डेल्टा जलोढ़ मिट्टी हुआ कि नहीं मिट्टी हुआ, जलोढ़ मृदा हुआ कि नहीं मृदा हुआ। तो डेल्टा भी क्या होता है, जलोढ़ मृदा। और उत्तर भारत के भी क्षेत्र में जो मृदा का निर्माण हुआ है उसके 3 प्रमुख नदियों के कारण, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निर्माण के कारण, ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण हुआ है। ठीक, सॉरी थोड़ा सा गला बैठा है इसलिए कभी कभी दिक्कत हो जा रहा है। चलिए देखते हैं आगे। अब कुल मिलाकर भारत में 6 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर जलोढ़ मृदा फैली हुई है। तो कभी कभी पूछ लेता है जो जलोढ़ मृदा कितने हेक्टेयर पर फैली है, तो 6 करोड़ हेक्टेयर फैली है। अब देखिए हिसाब से फोटो दे रहा है यहाँ पे जलोढ़ मृदा। ठीक, अब देखिए उसके बाद आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कह रहा है जलोढ़ मिट्टी का गठन, यानी जलोढ़ मिट्टी का बनावट बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। यानी बालू से, सिल्ट से, मृत्तिका से मिलकर क्या बनता है, जलोढ़ मिट्टी बनता है। तो बालू समझ में आ गया, और उसी का एक छोटा रूप क्या होता है, सिल्ट, ये भी समझ में आ गया। अब एक इसमें नई चीज़ होती है मृत्तिका। मृत्तिका क्या होता है, तो कह रहा है 2 माइक्रोन से छोटे व्यास वाले कण को क्या कहते हैं, मृत्तिका कहते हैं। ठीक, तो यही बालू, सिल्ट और मृत्तिका से मिलकर क्या बनता है, जलोढ़ मिट्टी का बनता है। तो इसके विभिन्न अनुपात से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसका रंग धुंधला से लेकर लालिमा लिए भूरे रंग का होता है। तो जलोढ़ मिट्टी किस प्रकार का होता है, भूरे रंग का होता है। ये भी पूछ लेगा तो जलोढ़ मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग क्या होता है। अब देखिए अगला आगे, इस प्रकार के कण नदी मुहाने से इस मृदा के कण नदी मुहाने से घाटी में ऊपर के क्रमशः बड़े होते जाते हैं। तो इसको बहुत समझने वाली चीज़ है। यानी ये जो बालू का कण हो गया, सिल्ट का कण हो गया, मृत्तिका का कण हो गया, नदी मुहाने से ऊपर की ओर घाटी में ऊपर और क्रमशः बड़े होते जाते हैं।
या ऊपर के क्रम से बहे होते हैं, दोनों एक ही अर्थ है। देखिए, तो सबसे पहले समझने वाली चीज है नदी मुहाना और नदी घाटी। देखिए, तो मुहाना और घाटी, तो मुहाना क्या होता है? नदी जब समुद्र में मिल रहा होता है और अपनी पूर्ण रूप से अवसाद जमा करके जो डेल्टा का जिस क्षेत्र में निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक, और उसके बाद नदी जब पहली बार किसी पर्वत से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आती है तो उसे क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो नदी जब पर्वत से होकर मैदानी क्षेत्र में आती है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। और यदि यही नदी मिलते मिलते कहाँ चले थे, बहते बहते कहाँ चले थे? सागर में जाके मिल जाती है। तो सागर में जहाँ जो नदी मिलती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को मुहाना कहते हैं। तो अब चलिए पीछे सागर यानी मुहाना से लेकर घाटी तक। तो घाटी में नदी क्या हुआ? पहली बार पर्वत से निकल के मैदानी क्षेत्र में आया हुआ और फिर बहते हुए धीरे धीरे कहाँ आया? सागर में आया। तो यहाँ जो पाए जाने वाले नदी के कण का अवशेष होता है, यानी नदी के कण में जो अवसाद होता है, बालू, सिल्ट और मृतिका, इसका कण क्या होता है? बड़ा होता है। और ये धीरे धीरे आपस में रगड़ होने, एक दूसरे से टकराने, अपने सतह से टकराने, अपने आसपास के क्षेत्र के टकराने से क्या होता है? इसका आकार, बालू, सिल्ट, मृतिका आकार क्या होता है? धीरे धीरे छोटा होता चला जाता है। यही कह रहा है नदी मुहाने से घाटी में क्रमशः बड़े हो जाते हैं। नहीं, इसके बालू, सिल्क और मृतिका का कण, यानी यहाँ जो है नदी जहाँ समुद्र में मिलेगा तो उसमें पाए जाने वाले अवसाद होगा, उसका कण क्या होगा? छोटा होगा। और यही घाटी में जो नदी है और उसमें जल है और उस जल में पाए जाने वाले अवसाद, बालू, सिल्ट और मृतिका, इसका कण क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, क्लियर है? अब देखिए, ऐसी मृदाएं पर्वत पदीय क्षेत्र में बने मैदान, द्वार यानी पर्वत से निकलकर नदी जब कहाँ पे मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? द्वार, चौर या तराई। आमतौर पर क्या होती है? मिलती है। अब इन कणों पर घटकों के अलावा मृदा की पहचान इसके आयु से भी होती है। तो आयु के आधार पर मृदा दो प्रकार का होता है, जलौढ़ और बांगर। देखते हैं, आयु के आधार पर जलौढ़ मृदा दो प्रकार के हैं, पुरानी और नवीन जलौढ़। तो पुरानी मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। और नवीन जलौढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। तो पुराने जलौढ़ में कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है, इससे बांगर कहते हैं। यानी पुराना जलौढ़ होता है उसे क्या कहते हैं? बांगर। यानी जिस क्षेत्र में अब क्या होता है, ये बाढ़ नहीं आता है, तो वहाँ का जो मिट्टी होगा नदी द्वारा बनाया गया मिट्टी है, लेकिन अब जो वो क्षेत्र है वहाँ पे अब बाढ़ नहीं आता, तो कौन सा मिट्टी कहलाता है? वो बांगर मिट्टी कहलाता है। ठीक, और बांगर की तुलना में नवीन जलौढ़ में महीन कण पाए जाते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में अभी भी क्या आती है, नदी द्वारा बाढ़ लाई जाती है, यानी बाढ़ आती है, उसे क्या कहते हैं? खादर कहते हैं, यानी खादर मिट्टी। खादर में बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। क्या होता है? खादर में बालू और मृतिका का मिश्रण होता है। ये काफी उपजाऊ होता है। कौन सी मिट्टी? खादर मिट्टी। ठीक, अब देखिए आगे है, जलौढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है। तो यही पूछेगा, जो जलौढ़ मृदा में किसकी प्रधानता होती है? पोटास के, फास्फोरस के और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन जैसे तत्व की कमी होती है। तो यही पूछेगा, जलौढ़ मिट्टी में किस किस की प्रधानता होती है? क्या क्या चीज़ पाया जाता था? पोटास, फास्फोरस और चूना पाया था, लेकिन इसमें कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की, यानी ह्यूमस की। अब यह मिट्टी, जलौढ़ मिट्टी, गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक, अब अधिक उपजाऊ होने के कारण इस मिट्टी पर गहन कृषि की जाती है। अब यहाँ एक और चीज़ समझना है, गहन कृषि कह रहा है उपजाऊ, अधिक उपजाऊ। तो ये कह रहा है, मान लीजिए एक क्या है, भूमि का टुकड़ा है और इस भूमि का टुकड़ा पे एक वर्ष में दो से अधिक फसल लगाई जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? गहन कृषि। अब देखिए, एक मिट्टी का टुकड़ा में दो से अधिक फसल लगाई जाएगी तो क्या कहला? गहन कृषि। अगर ये मिट्टी का टुकड़ा या मिट्टी का कोई भाग है उपजाऊ हो ही नहीं, तो क्या उसमें एक से फसल या एक से दो अधिक फसल एक साल में, एक वर्ष में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक, तो यहाँ की मिट्टी यानी जलौढ़ मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ वर्ष में एक से अधिक 2-3 फसल क्या कर लेते हैं? उगा लेते हैं। वही कह रहा है, जो मिट्टी उपजाऊ होगा उसमें कौन सी कृषि होती है? गहन कृषि होती है। यानी वही एक भूमि के टुकड़ा पर एक वर्ष में उस भूमि के टुकड़ा से दो से अधिक फसल का क्या करना, वहाँ से पैदावार करना, वही क्या है? गहन कृषि। ठीक,
अब करा परिणामतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यानी खाद्यान्न पदार्थ यहाँ उपलब्ध ज़्यादा है, तो यहाँ पाई जाने वाली जनसंख्या क्या होगी, अधिक होगी। ठीक, अब देखिए बॉक्स पढ़ते हैं हम लोग, ये क्या आप जानते हैं, नहीं जानते हैं बता दीजिए। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलौढ़ को दियारा कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, जो उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलौढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो दियारा भूमि कहते हैं। इसमें कुछ नहीं समझना, सीधे याद रखना है। ठीक, अब यह मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो ये भी पूछ सकता है दियारा भूमि किस कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो किसके लिए, मक्का खेती के लिए। ठीक, तो हम लोगों ने छह प्रकार की मिट्टी में से एक मिट्टी जलौढ़ मिट्टी क्या कर लिए, समझ गया है। और अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं काली मिट्टी। इसी का एक और नाम है क्या है, ब्लैक सॉइल, या इसे ही रेगुर मिट्टी कहते हैं। देखिए ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, इस मिट्टी का रंग काला होता है, जो इसमें उपस्थित एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। कह रहा है इस मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है, काली मिट्टी में उपस्थित एल्युमिनियम और लोहे के कारण होता है। यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कह देते हैं, जिस कारण इसे काली कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब कह रहा भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है। ठीक, तो जलौढ़ मिट्टी भी 6.4 करोड़ हेक्टेयर पर, और काली मिट्टी भी किस पे 6.4 करोड़ फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे एटलस हम लोग को देखना है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। अब हम लोग क्या करते हैं, एटलस देखते हैं। ठीक, देखिए यह एटलस, और एटलस में क्या है, ये सॉइल का है, सॉइल का ये एटलस है। देखिए अब सॉइल के लिए इसमें कौन से कलर दिया है, ब्लैक सॉइल के लिए, तो ब्लैक सॉइल क्या है, डार्क पिंक है। देखिए तो डार्क पिंक देखेंगे, तो अभी हम लोग देखे थे जो दक्कन बुक में देखे थे, जो दक्कन का लावा प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि राज्यों में क्या होता है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। देखिए दक्कन का लावा प्रदेश यही है, उसके बाद क्या है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश और क्या है, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में क्या होता है, ब्लैक सॉइल पाया जाता है। थोड़ा बहुत इधर भी है। ठीक, क्लियर है। अब फिर से हम बुक पे आते हैं। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है। मूल से निकालने का क्या अर्थ, मिट्टी जिससे बना है उसे कहते हैं मूल शैल, और ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा, यानी ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं, बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है, उसी के रूप बदलने से आपका क्या है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मृदा का स्थानीय नाम क्या है, रेगुर। तो यही पूछेगा ये किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जानते हैं, या किस मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, रेगुर है, तो क्या लिखेंगे, ब्लैक सॉइल। अब देखिए इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। तो पूछ देगा सबसे नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है, तो ब्लैक सॉइल। यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है। ठीक, यानी क्या होता है इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्व क्या होते हैं, प्रधानता होती है। किंतु फॉरेस्ट की कमी क्या पे क्या होती है, सॉरी फास्फोरस की इसमें कमी होती है। तो ये सब किस चीज़ की प्रधानता होती है, ये नहीं पूछेगा, ये पूछ सकता है जो इसमें यानी काली मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो क्या होगा, फास्फोरस की कमी होती है। शुष्क या गर्म मौसम में इसमें क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है। यानी ये भी पूछ सकता है ये किस मिट्टी में शुष्क या गर्म मौसम में क्या दरार पड़ जाती है, तो क्या लिख देंगे, काली मिट्टी। जिसे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है, यानी दरार पड़ गया तो उस मिट्टी में क्या होगा, वायु का मिश्रण अच्छा हो गया। किंतु गीली होने के साथ ही यह मृदा चिपचिपी हो जाती है। ठीक, जिससे जोतना संभव नहीं हो पाता। अतः मानसून के प्रथम बौछार में ही जुताई कर दी थी ना, बारिश मानसून का शुरुआत होता है, थोड़ा सा ही बारिश होती है, क्या करते हैं, जुताई कर देते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा गीली हो जाएगी मिट्टी तो बहुत चिपचिपी हो जाती है। तो कम वर्षा के क्षेत्र में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त हो जाती है। यानी कम वर्षा का क्षेत्र है, इसी कारण क्या हो गया, कम वर्षा का क्षेत्र है, तब पर भी क्या हो गया, अत्यधिक यहाँ ऑक्सीजन मिट्टी में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि मिट्टी में दरार पड़ गई और दरार पड़ने के कारण उसमें वायु अच्छे से उसका मिश्रण हो गया, तो उसमें ऑक्सीजन का मिश्रण हो गया। इसके अतिरिक्त इस मृदा में क्या होता है, कपास के अलावा गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती की जाती है। ठीक, तो हमारा सेकंड खत्म हो गया, 6 में से 6 में से सेकंड खत्म। और अगला हम लोग को पढ़ना है लाल एवं पीली मृदा। ठीक, इसको भी एटलस देखेंगे हम लोग। इस प्रकार का मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी एवं दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों द्वारा सामान्यतः 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ है। अब यही पूछेगा कि इस मिट्टी का निर्माण किस क्षेत्र में हुआ है, तो 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में और पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में, इन प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिणी और किसमें, दक्षिण में और पूर्वी हिस्सों में हुआ है। इस मृदा में लौहांश की मात्रा के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल होता है,
इस मृदा में किस कारण लौह की मात्रा अधिक होने के कारण से क्या कारण इस कारण क्या होता है, लाल होता है। जल योजन के पश्चात यानी जल के मिश्रण के पश्चात यह मृदा पीले रंग का हो जाता है। तो इस मृदा में क्या होता है, जब जल मिल जाता है तो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। अब देखिए, मूल रूप से यह ग्रेनाइट नीस जैसे रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटन एवं रूपांतरण से बने होते हैं। यानी आपका लाल और पीली मिट्टी किसके रूपांतरण से, किसके रूप बदलने से, ग्रेनाइट नीस जैसे आग्नेय और रवेदार चट्टान के मिलने से बने होते हो। इस बारे में हम लोग 8 के ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़े। विघटन के रूपांतरण से होता है। अब इसका विस्तार भारत की कुल भूमि के 8.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर क्या होता है, पाया जाता है। यानी कितना हेक्टेयर पर, 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर पाया जाता है। लाल या पीली मृदा का प्रसार तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार, मेघालय के पठार के क्षेत्रों में है। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं, एटलस देखते हैं। ये लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, एटलस के सहारे। चलिए एटलस देखते हैं, क्या रेड सॉइल, येलो, डार्क येलो। ठीक, तो अभी हम लोग रेड सॉइल के टॉपिक स्टार्ट करने में शुरू में ही पढ़े थे। जी हाँ, मिट्टी का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में हुआ। तो देख रहे हैं दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कौन सा पाया जाता है, अधिकांश रेड सॉइल पाया जाता है। और उसके बाद आगे हम लोग देखें थोड़ा सा, जो यह पठार, यह लाल और पीली मिट्टी कहाँ पे, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र के दक्षिणी भाग में, फिर गोवा में, ये सब छत्तीसगढ़ में, ये क्या है, ये उड़ीसा में, ये सब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई थी, और पूर्वी मेघालय के पठार में सर कौन सी मिट्टी पाई थी। तो सब क्या हो गया आपका, रेड सॉइल। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर। जैव पदार्थों की कमी के कारण यह मृदा जलोढ़ एवं काली मृदा की अपेक्षा कम उपजाऊ है। यानी इसमें पाए जाने वाले ह्यूमस की मात्रा क्या है, कम है। और ह्यूमस की मात्रा जो कम हो, क्या होगा, उसमें उर्वरता उस मिट्टी की कम होगी। तो उर्वरकों का उपयोग कर इसकी उत्पादकता को बढ़ाई जा सकती है। ठीक, इस मृदा में सिंचाई की व्यवस्था कर चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू और फलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब तीसरा हम लोग खत्म हुआ और हम लोग बढ़ते हैं ये चौथा, कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटराइट मिट्टी यानी मृदा। लेटराइट शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के लेटर शब्द एलेटिया शब्द से हुआ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईंट। यानी ईंट की तरह मिट्टी क्या होता है, कठोर होता है लेटराइट मिट्टी। इस प्रकार के मिट्टी का विकास कहाँ, उच्च तापमान, यानी तापमान क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा, और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। यानी वहाँ तापमान भी क्या होता है, उच्च होता है, और वर्षा भी क्या होगा, अत्यधिक होगा। तो भारत में इस मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर में भी, हेक्टेयर से भी अधिक भूभाग पर है। अब ऋतुगत भारी वर्षा यानी क्या होता है, अलग अलग ऋतु में क्या होती है, भारी वर्षा। तो ऋतुगत भारी वर्षा में ऊंचे सपाट अपर्दित सतहों में यह मृदा क्या होती है, पाई जाती है। अब आगे देखिए मृदा का निर्माण कैसा होता है। यह मृदा तीव्र निछालन का परिणाम है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, निछालन यानी लिंचिंग। अब हम लोग देखते हैं लिंचिंग कहते हैं किसे। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संघटक पदार्थ जल में घुल जाते हैं और रिश्ते रिश्ते यानी रिश्ते हुए जल के साथ ये क्या होता है, मिट्टी के गहराई में चले जाते हैं। यानी इसको फिर समझिए, यानी मान ली क्या मिट्टी है, उस पर क्या हो, जल जमा हो गया, और उस जल में, उस मिट्टी में पाए जाने वाला जो भी ह्यूमस है, जो भी उसका संगठक है, जो मिट्टी क्या करता है, उर्वर बनाएगा, उस जल में घुल के, उस जल के सहारे उस मिट्टी के गहराई में चला गया। ठीक, तो मिट्टी के ऊपरी परत में किसी भी प्रकार के उर्वरक पदार्थ यानी मिट्टी का जो संगठक है जिससे मिट्टी उर्वरक बन सकता है, वो बचा ही नहीं, कहाँ चला गया, मिट्टी के गहराई में चला जाना। तो ये मिट्टी के ऊपरी परत से जल के साथ उसका उर्वरक पदार्थ यानी उसमें मिट्टी का संगठक है, वो किस में, मिट्टी के गहराई में चला ही जाना, क्या है, लिंचिंग या निछालन, जिसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य हो जाती है। तो यही ह्यूमस जो मिट्टी को क्या बढ़ता है, इसी ह्यूमस को मिट्टी का संगठक कहते हैं, यही ह्यूमस मिट्टी को क्या बनाता है, उर्वरा बनाता है, और यही ह्यूमस जल के सहारे, जल के साथ ही रिस रिस कर मिट्टी के ऊपरी भाग से कहाँ चला गया, निचली भाग में चला गया। तो मिट्टी के ऊपरी भाग में उर्वरक पदार्थ हाँ ठीक है, उसके मिट्टी को उर्वरक बनाने वाला जो संगठन है वो क्या, वो बचा ही नहीं। ठीक, तो ये कहते हैं ह्यूमस की मात्रा क्या होती है, नगण्य हो जाती है। अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। एक तो जो भी बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया से ह्यूमस बना है, वो जल में रिस रिस कर मिट्टी के निचली गहराई में चला गया। ठीक, और उसके बाद यहाँ तापमान अधिक है, उच्च तापमान, इस उच्च तापमान के कारण जैविक पदार्थों को नष्ट करने वाला जो बैक्टीरिया है, जो सूक्ष्म जीवी है, वो भी नष्ट हो गया। ठीक, तो इस मिट्टी में किसी भी प्रकार की उर्वरता बची नहीं बची। ठीक, अपक्षय के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर हो जाती है, अपर्दन के कारण धीरे धीरे क्या हो, टूट करके उसके जो भी मुलायम भाग वो टूट के हट गया, तो क्या बच गया,
कठोर भाग बच गया। ठीक। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। तो ये पूछ लेगा, जो लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण होता है? तो एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण मिट्टी इसका क्या होता है? रंग लाल होता है। इस प्रकार के मिट्टियों में रासायनिक खाद एवं अन्य उर्वरकों का प्रयोग कर उत्पादन किया जा सकता है। यानी इस मिट्टी में, लेटराइट मिट्टी में किस प्रकार के रासायनिक और अन्य प्रकार के उर्वरक का मिलाकर के इसका उत्पादन उत्पादन क्या बढ़ाया जा सकता है? इसमें उत्पादन किया जा सकता है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा तथा असम की पहाड़ी में लेटराइट मिट्टी का विस्तार मिलता है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एटलस देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग एटलस देखते हैं। एटलस में लिखा है लेटराइट मृदा, इसके लिए दिया हुआ डार्क ग्रीन। देखते हैं डार्क ग्रीन कहाँ पे। तो अभी हम लोग देखे जो लेटराइट मृदा बुक में कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, असम की पहाड़ियों में। तो कर्नाटक दक्षिणी भाग में, केरल के दक्षिणी भाग में, तमिलनाडु में, यहाँ पे महाराष्ट्र के यहाँ पे, फिर कहाँ चला गया? उड़ीसा में भी और असम में भी। तो जहाँ जहाँ ग्रीन है सब कहाँ पाया जाता है? लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। ठीक। तो एटलस का साइंस समझना क्या होता है और थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक, यहाँ सब है, ये ठीक, क्लियर है। आगे चलें। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में मृदा संरक्षण तकनीक के सहारे चाय एवं कहवा का उत्पादन किया जाता है। यानी इसमें कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में क्या मृदा संरक्षण के सहारे, यानी क्या कहता है, चाय यानी चाय और कहवा का उत्पादन किया जाता है। देखिए अभी हम लोग पीछे पढ़े, जो अपक्षयन के कारण लेटराइट मिट्टी कठोर हो गई। तो अपक्षयन का क्या हो गया? लेटराइट मिट्टी कठोर हो गई। तो अपक्षयन क्या है? मिट्टी का क्षरण, यानी मिट्टी का टूटना फूटना। तो मिट्टी के टूटने फूटने से ही जो लेटराइट मिट्टी है उसका बाहरी कोमल भाग, जिसमें क्या होता है मिट्टी को उर्वर बनाने की शक्ति है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है। तो यही अपक्षयन की प्रक्रिया क्या है? मिट्टी को ह्रास करने की प्रक्रिया है, यानी मिट्टी की उर्वरता शक्ति को खत्म करने की प्रक्रिया। तो मिट्टी संरक्षण में क्या किया है? इसी अपक्षयन प्रक्रिया को क्या कर दिया? रोक दी है। और इस अपक्षयन प्रक्रिया को रोक देंगे तो मिट्टी का ऊपरी परत को मुलायम कोमल भाग वो नहीं हटेगा, तो उसमें पाए जाने वाले ह्यूमस की मात्रा क्या होगी? वो भी बची रहेगी। तो क्या हो गया? ये मिट्टी संरक्षण का उदाहरण है। तो यही मिट्टी संरक्षण तकनीक के सहारे, यानी मिट्टी को अपक्षय होने से बचाने के बाद, यानी बचाने से क्या यहाँ पे चाय और कहवा, कहवा का अर्थ क्या होता है? कहवा का उत्पादन क्या होता है? कहवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? कॉफ़ी। तो इंग्लिश में कहेंगे चलो कहवा पीने चलते हैं, तो कोई समझेगा ही नहीं। तो उसका कहवा का इंग्लिश होता है क्या होता है? कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी का उत्पादन क्या होता है? उसका हिंदी होता है कहवा, उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में इस मृदा में काजू की खेती उपयुक्त मानी जाती है। तो इसी मिट्टी में क्या किया जाता है? काजू की खेती किया जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और केरल में क्या किया जाता है? काजू की खेती किया जाता है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़े और यही देखिए क्या है? लेटराइट मिट्टी है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस प्रकार की मिट्टी लंबे शुष्क ऋतु, यानी बहुत दिनों से क्या होगा? बारिश नहीं होना, उसे क्या कहते हैं? लंबे सूखा का समय, अल्प वर्षा यानी बहुत कम बारिश, ह्यूमस रहित बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होता है। कौन सा? मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा में सनस्तरों यानी सहस्तरों का काफी विकास कम पाया जाता है। यानी सस्तर कहना क्या होता है? परत। तो परत में क्या होता है? मरुस्थलीय मिट्टी में परत नहीं पाई जाती। जैसे आप बालू का ढेर देखे होंगे, उसमें किसी प्रकार की परत आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो मरुस्थलीय मिट्टी में भी मरुस्थलीय मिट्टी में बालू के ढेर के समान ही क्या होता है? मृदा होता है। इसीलिए उसमें क्या होता है? स्तर नहीं पाया जाता, नहीं एक के बाद एक दूसरा स्तर नहीं पाया जाता। रासायनिक अपक्षयन अत्यधिक सीमित होता है, यानी यहाँ पर रासायनिक जो टूट फूट होता है क्या पे बहुत कम होता है। इस मृदा का रंग लाल या हल्का भूरा होता है। कौन सा? ये मरुस्थलीय मिट्टी का। इस प्रकार के मृदा पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा, दक्षिण पंजाब में क्या होती पाई जाती है। चलिए थोड़ा सा एटलस का अध्ययन करते हैं। चलिए देखिए क्या डिजर्ट सॉइल, देखिए राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ का एरिया ये, और एक थोड़ा सा यहाँ पे पंजाब हरियाणा के दक्षिण भाग में पाया जाता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका? डिजर्ट सॉइल। ठीक, चलिए इसमें या इस मिट्टी में वनस्पति और उर्वरक खनिज का क्या अभाव पाया जाता है, किंतु सिंचाई की व्यवस्था कर कपास, चावल, गेहूं आदि का भी उत्पादन किया जा सकता है। यानी सिंचाई की व्यवस्था कर क्या कर सकते हैं? कपास, चावल, गेहूं आदि का भी उत्पादन किया जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा पूछ सकता है, जो मरुस्थलीय मिट्टी में किस प्रकार की खेती की जा सकती है? काली मिट्टी के समान। जैसे काली मिट्टी में क्या होता है? कपास लगाया जाता है। तो क्या मरुस्थलीय मिट्टी में काली मिट्टी ये कपास खेती की जा सकती है? तो बिल्कुल की जा सकती है। ठीक,
चलिए, तो हमारा ये मिट्टी जो है मरुस्थलीय मिट्टी खत्म हो गया और हमला अब हम लोग देखते हैं आगे, हमला करते हैं क्या, पर्वतीय मृदा पे। चलिए, तो इस प्रकार की मृदा प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलती है। पर्वतीय मृदा है तो क्या पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा, जहाँ वर्षा वन पर्याप्त पाए जाते हैं, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं, यानी जहाँ अधिक वर्षा होगा उसी को कहा जाता है क्या, वर्षा वन। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली पाई जाती है। यह नदी घाटियों में जलौढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। कौन सी आपको, पर्वतीय मृदा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेते हैं। पर्वतीय मृदा में प्रायः भू आकृति, वनस्पति एवं जलवायविक दशाओं में पर्याप्त जटिल एवं विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते। ठीक, हिमच्छादित क्षेत्र में इन मृदा का अपरदन हो जाता है और यह अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी में निम्नवर्ती क्षेत्रों नदी घाटी के निम्नवर्ती क्षेत्रों विशेषकर नदी सोपानों और जलौढ़ पंखों में यह मृदा उपजाऊ होती है। कौन सी मृदा, ये आपका हो गया पर्वतीय मृदा। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। ठीक, चलो ठीक, पर्वतीय मृदा उपयुक्त नहीं लेकिन पढ़ लेते हैं। अब देखिए, उपरोक्त सभी मृदा का विवरण को मानचित्र 1.7 में देखा जा सकता है। तो हम लोग जो मानचित्र में प्रत्येक मृदा का बारी बारी से हम लोग देखे हैं, वही यहाँ पे बुक में भी मानचित्र में क्या होगा, दिया हुआ है। ठीक, तो हम लोग पहले भी एक एक मृदा को एटलस पे देख चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखने की जरूरत है नहीं, और यहाँ पे साफ साफ समझ में भी नहीं आता है क्या लिखा है ऐसे। ठीक, और यहाँ पे हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में इकाई चैप्टर फर्स्ट के इकाई क में हम लोग फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं, दूसरा वीडियो हम लोग समाप्त कर रहे हैं और तीसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।